अपनी विलक्षण प्रतिभा, राष्ट्र प्रेम व संस्कृति निष्ठ संकल्प के साथ पूज्य स्वामी जी ने हरिद्वार की पुण्य भूमि पर योग, आयुर्वेद, अध्यात्म एवं वैदिक विज्ञान पर आधारित योग व आयुर्वेद चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान पतंजलि योग पीठ की स्थापना की। इस संस्थान में प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख रोगी आयुर्वेदिक व यौगिक चिकित्सा का लाभ उठा रहे हैं। पूज्य स्वामी जी आज भारत के ही नहीं, पूरे विश्व के लोगों के हृदय में सम्मान के जिस शिखर पर स्थापित हैं, वो अपने आप में अभूतपूर्व व किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं है। पूज्य स्वामी जी भारतीय संस्कृति की विज्ञान सम्मत विधाओं, शक्तियों एवं नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए संकल्पित हैं। महर्षि चरक, सुश्रुत एवं धन्वंतरी आदि के बाद वर्तमान समय में आयुर्वेद की भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर स्थापित करने वाले श्रद्धेय स्वामी जी के संकल्पों को साकार रूप देने वाले आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज एवं उस संकल्प की पूर्ति के लिए देश के लाखों साधक अपनी संवेदनाओं व संपत्ति, तन, मन, धन को स्वामी जी द्वारा स्थापित पतंजलि योग पीठ पर आहूत कर रहे हैं। देश को रोग मुक्त बनाने के लिए योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज ने पूरे देश में योग शिविरों के माध्यम से जन जन तक योग को पहुंचाया। ऋषियों की इसी विधा को पुनर्जीवित करते हुए स्वामी रामदेव जी महाराज ने सभी देशवासियों को यह बताया कि किस तरह हम योगाभ्यास कर अपने को बीमारियों से दूर रख सकते हैं और दवाओं के नाम पर जो लूट चल रही है उससे बच सकते हैं। पूरे देश को योगमय बनाने के बाद योग ऋषि स्वामी रामदेव जी ने तन की शुद्धता के साथ देश में व्याप्त भ्रष्टाचार रूपी दानव को समाप्त करने का बीड़ा उठाया। भ्रष्टाचार, काला धन व भ्रष्ट व्यवस्थाओं को उखाड़ने का संकल्प लेते हुए युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी महाराज ने पूरे देश को जागृत करने की मुहिम को एक नाम दिया, भारत स्वाभिमान। 2 सितंबर 2010 को गुजरात की पवित्र नगरी द्वारिका से शुरू किया भारत स्वाभिमान का प्रथम चरण। प्रथम चरण में 1 लाख किलोमीटर की इस यात्रा में युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी महाराज ने 9 महीनों तक देश के 25 राज्यों में लगभग 10 करोड़ लोगों को देश में व्याप्त भ्रष्ट व्यवस्था, भ्रष्टाचार व विदेशों में जमा काले धन के खिलाफ जागृत किया। गुजरात से शुरू हुई भारत स्वाभिमान की प्रथम चरण की ये यात्रा राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र में होते हुए मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी उज्जैन में 1 जून 2011 को 1 लाख किलोमीटर की यात्रा पूरी कर संपन्न हुई। इससे पूर्व स्वामी रामदेव जी ने 1 लाख किलोमीटर की यात्रा के दौरान ही सरकार को बार-बार चिताया था कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करे। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो आम आदमी को वो काम करना होगा जो सरकार ने नहीं किया। 14 नवंबर को पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी महाराज के नेतृत्व में हजारों लोग जंतर मंतर पर एकत्रित हुए और कॉमनवेल्थ गेम्स में हुए घोटालों के खिलाफ FIR दर्ज कराई, जिसका परिणाम यह है कि आज भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे हैं। भारत स्वाभिमान यात्रा के दौरान ही योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के नेतृत्व में पूरे देश में दिनांक 30 जनवरी को काला धन व भ्रष्टाचार के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री व महामहिम राष्ट्रपति के नाम देश के सभी 624 जिलों के जिला मुख्यालयों, तहसीलों से देश की सभी सामाजिक आध्यात्मिक संस्थाओं के सहयोग से करोड़ों देशभक्त लोगों ने अपने हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपे।
30 जनवरी 2011 को राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी महाराज ने खुद बिलासपुर में स्थानीय जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भिजवाया। 27 फरवरी 2011 को एक बार पुनः 624 जिलों की 5000 से अधिक तहसीलों के माध्यम से देशवासियों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन की प्रतियां तहसीलदार व जिला अधिकारियों को सौंपी। भ्रष्टाचार व काले धन के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान के तहत राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करने के पश्चात समाज के अनेक शीर्ष संगठनों के साथ जंतर मंतर होते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपकर देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं से अवगत करवाया। ऐसे ही 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के शहादत दिवस पर तीसरी बार ज्ञापन दिया, जिनमें करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर के साथ हर जिले से, हर तहसील से तथा देश के लगभग 1 लाख से अधिक गांवों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी व महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन दिया गया। लाखों युवाओं व बहनों ने काले धन को वापस लाने व भ्रष्टाचार मिटाने के लिए अपने रक्त से हस्ताक्षर करके ज्ञापन सौंपा। इसके बाद 24 मार्च को नागपुर में और 25 मार्च को गोवा में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जाति, मत, पंथ, धर्म व वर्गों के लाखों लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ सामने आए। भारत स्वाभिमान यात्रा के प्रथम चरण की 1 लाख किलोमीटर की यात्रा उज्जैन में समाप्त करने के पश्चात विदेशों में जमा काले धन को वैधानिक रूप से राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कराने और लाखों करोड़ों रुपयों को देश में लाने के लिए तथा भ्रष्टाचार के पूर्ण निर्मूलन के साथ साथ पक्षपात व अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं को बदलने के लिए राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी महाराज के नेतृत्व में 1 लाख लोग 4 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में तथा देश के 624 जिलों के जिला मुख्यालयों पर करोड़ों लोग एक साथ भ्रष्टाचार मिटाओ सत्याग्रह व अनशन पर बैठे। प्रातःकालीन योग शिविर से प्रारंभ हुए इस शांतिपूर्ण व अहिंसक सत्याग्रह में देश के विभिन्न धर्मों के शीर्ष संतों के साथ अनेक सामाजिक संगठनों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर ये साबित किया कि ये कोई सांप्रदायिक आंदोलन नहीं है, अपितु राष्ट्र के लिए राष्ट्रभक्त लोगों का राष्ट्रव्यापी संकल्प है। राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी के पावन सानिध्य में इतिहास के सबसे बड़े अहिंसक और शांतिपूर्ण जन आंदोलन को 4 जून की रात अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक एवं अमानवीय तरीके से सरकार एवं प्रशासन ने क्रूरता, बर्बरता व अत्याचार करके घिनौना पाप किया। अहिंसक और शांतिपूर्ण जन आंदोलन को सरकार ने जिस तरह से बर्बरता पूर्वक खत्म करने की कोशिश की, वो इमरजेंसी के दौर की याद दिलाता है और भ्रष्ट तंत्र की भ्रष्ट सरकार का क्रूर रूप रात के अंधेरे में सामने आया, जब सरकार द्वारा प्रायोजित पुलिस का आतंक शुरू हुआ। शांतिपूर्वक उपवास पर बैठे लोगों पर ठीक आधी रात में लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, दौड़ा दौड़ा कर लोगों को खदेड़ा गया, छोटे छोटे बच्चों को मारा पीटा गया, महिलाओं और बूढ़ों को पीट पीट कर लहूलुहान किया गया, मंच पर आग लगा दी गई, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बना दिया गया। रात के अंधेरे में पुलिस ने ऐसा तांडव किया कि लोगों को जलियांवाला बाग लगने लगा। रामलीला मैदान कहां जाएं लोग समझ नहीं पा रहे थे। गाड़ियों में भर भर कर लोगों को ले जाया गया और रामलीला मैदान में रावण लीला करते हुए सरकार ने दिल्ली से अनजान देश भर के दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से आए देशभक्त लोगों के साथ हर प्रकार का दुर्व्यवहार किया। पतंजलि योग पीठ पहुंचने पर श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज ने रामलीला मैदान में सो रहे शांतिपूर्ण व अहिंसक सत्याग्रह में शामिल लोगों पर पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्यवाही पर अपना दुख प्रकट किया एवं घोषणा की कि वे देशवासियों के साथ अपना अनशन जारी रखेंगे। स्वामी जी महाराज से राष्ट्र के शीर्ष संतों परम श्रद्धेय पूज्य मोरारी बापू जी, परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी,
परम श्रद्धेय निवृत्त शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी एवं हरिद्वार के सभी संतों ने करोड़ों लोगों की ओर से श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज से यह निवेदन किया गया कि देश की जनता आप में अपना अस्तित्व निहारती है। ये लड़ाई कोई एक दिन में खत्म होने वाली नहीं है। आप संपूर्ण राष्ट्र की संपत्ति हैं। आपको देखकर, आपसे प्रेरणा लेकर, आपसे उत्साह व मार्गदर्शन पाकर आज करोड़ों लोग जीते हैं। सभी देशवासियों की जुबान पर एक ही लफ्ज है कि हम किसी भी कीमत पर स्वामी जी को खोना नहीं चाहते। ऐसा कहकर उनकी आंखें छलक उठती हैं और उनका दिल भर आता है। ये सत्याग्रह सरकार को जगाने के लिए था। सरकार तो जगी नहीं, लेकिन सरकार को बनाने वाली जनता पूरी तरह जाग चुकी है। इस भ्रष्ट तंत्र को निरंतर झकझोरते रहना होगा। उसके लिए आपकी जनता के बीच मौजूदगी निरंतर जरूरी है। आपको इस देश की जनता को और अधिक जगाना और बचाना है। ये जागरण बेहद महत्वपूर्ण कार्य है जो आपके इस आंदोलन से संभव हुआ है और बहुत जरूरी है कि इस जागरण की धार, रफ्तार और अधिक तेज हो। सरकार के मकसद की बानगी तो हम देख ही चुके हैं। वो राष्ट्रहित के आंदोलन को कुचलना चाहती है। अन्न तो आप पिछले 15 वर्षों से छोड़ चुके हैं, लेकिन अब फल फूल भी छोड़कर करोड़ों लोगों की पीड़ा को अनसुना न करें। आप अपना अनशन तोड़ो और करोड़ों लोगों की भूख का समाधान करें और काला धन, भ्रष्टाचार और भ्रष्ट व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़ाई में पूरी ताकत के साथ संघर्ष करें। पूज्य महाराज जी के साथ लाखों लोग विभिन्न जिलों में लगातार 9 दिनों से अनशन कर रहे थे तथा वो सब महाराज श्री के अनशन के समाप्त करने से पहले अपना अनशन खत्म करने के लिए तैयार नहीं थे। क्या सचमुच रामलीला मैदान में श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी को मारने की साजिश थी? स्वामी जी ने रामलीला मैदान के अंदर गिरफ्तारी क्यों नहीं दी? क्या बाबा जी भागे थे? इस बात के हमारे पास पूरे सबूत हैं कि यदि स्वामी जी रात को रामलीला मैदान में मिल जाते तो पुलिस उनको जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा अवस्था में ही गिरफ्तार दिखाती। प्रमाण नंबर 1, पुलिस ने एक फर्जी ईमेल तैयार करके पहले से ही मीडिया को दे दिया था कि स्वामी जी को आतंकवादियों से खतरा है। आतंकवादी रात को पंडाल में घुस आए थे और उन्होंने स्वामी जी की हत्या कर दी। पूरा ईमेल हम प्रकाशित कर रहे हैं। यह बहुत ही गंभीर व संगीन मामला है। स्वामी जी पूरे देश में लाखों किलोमीटर घूमते हैं, तो स्वामी जी पर कोई आतंकवादी हमले की संभावना नहीं है। ये दिल्ली में ही आतंकवादी कहां से आए? नंबर 2, रामलीला मैदान में रात के घनघोर अंधेरे में दुनिया के इतिहास में पहली बार सोते हुए निर्दोष, निहत्थे, अहिंसक, सत्याग्रही, योगी, देशभक्त भाई बहनों पर हमला करने का क्या उद्देश्य था? रात के अंधेरे में लोगों पर क्रूर अत्याचार करके उनको भगा दो, जिससे वो आगे से कोई आंदोलन करने का साहस ही न कर सकें। यहां बहुत ही गंभीर व संगीन बात यह है कि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भगदड़ मचाकर स्वामी जी की अवैध हथियारों से अंधेरे में ही हत्या कर दें। और भगदड़ में किसने स्वामी जी को मारा हमें नहीं पता, अथवा बाबा जी को मारने का आरोप बाबा जी के लोगों पर ही लगा दो, अथवा किसी मजहब या किसी अन्य संगठन के लोगों पर ये आरोप लगा दो। पूज्य स्वामी जी ने मंच से 3 बार अपनी गिरफ्तारी के लिए आह्वान किया, लेकिन पुलिस वाले गिरफ्तार करने के लिए नहीं आए, बल्कि उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े। भ्रष्टाचारी शक्तियों का एकमात्र उद्देश्य पूज्य स्वामी जी को गिरफ्तार करना नहीं था, अपितु उन्हें मिटाने का था। नंबर 3, रामलीला मैदान में जब स्वामी जी कहीं भी नहीं मिले तो पुलिस को लगा कि स्वामी जी मंच के आसपास ही कहीं हैं, तो मंच को ही सुनियोजित तरीके से आग लगा दी और लाक्षागृह की तरह वहीं स्वामी जी को जलाने का घिनौना षड्यंत्र रचा। नंबर 4, जो पुलिस स्वामी जी को खोज रही थी वो शराब के नशे में धुत थी और नशे में उनके मुख से ये निकला कि जहां भी बाबा मिले
उसे वहीं रगड़ दो। ये क्या संकेत हैं? आप क्या कहेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा स्पष्ट उत्तर है कि जब बिना किसी दोष के रात के 12-1 बजे ये जलियांवाला कांड जैसा पाप कर सकते हैं, तो स्वामी जी तो आज उनको ही नहीं, इस षड्यंत्र में इस काले धन से लाभान्वित हो रहे हैं। जिन देशों ने विदेशी कर्ज के रूप में ये काला धन लिया हुआ है, उसके साथ साथ विदेशी कंपनियां जिनका स्वामी जी के स्वदेशी के प्रचार से हजारों करोड़ का नुकसान हुआ, वे तमाम षड्यंत्रकारी ताकतें जो स्वामी जी को एक क्षण भी जिंदा नहीं देखना चाहती, ये सब अत्याचारी पापी सरकार के साथ मिलकर साजिश रच चुके थे। क्रूर भ्रष्टाचारी ताकतें जब साजिश करके लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री, जो अब तक के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने किसी का बुरा नहीं किया था, तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि को मरवा सकती है, तो स्वामी जी के साथ भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? स्वामी जी के हत्या होने के बाद बस एक जांच आयोग गठित हो जाता और एक महान सन्यासी को देश सदा सदा के लिए खो देता और स्वामी जी का विकल्प सदियों के बाद ही भारत को मिलता। लेकिन ईश्वर की कृपा से स्वामी जी आज हमारे बीच में हैं, इसलिए हमें जो करना है वो सब कुछ हम कर लेंगे। लेकिन यदि पूज्य स्वामी जी हमारे बीच न होते तो आंसू बहाने, पछताने व इन दुष्टों को कोसने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं होता। हम अपना सब कुछ खोकर भी जी लेंगे, परंतु हम किसी भी कीमत पर स्वामी जी को नहीं खोना चाहते। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, जिन्होंने करोड़ों लोगों का कल्याण किया है तथा भारत का यश पूरे विश्व में फैलाया है, ऐसे महापुरुष युगों युगों के बाद धरती पर पैदा होते हैं। रही बात भागने की, इन पापी क्रूर लोगों के हाथों मरना बहादुरी का काम नहीं था। अतः स्वामी जी ने छत्रपति शिवाजी, महायोद्धा अर्जुन व भगवान शिव आदि की तरह वेश बदलकर, मात्र वेश धारण करके राष्ट्र रक्षा हेतु स्वयं की रक्षा की है। कुछ लोग अज्ञान के कारण यदि माताओं की वेशभूषा को या माता बहनों को अपमान की दृष्टि से देखते हैं, तो ये उनका अपना दोष है। वीर योद्धा, क्रांतिकारी व ऋषि मुनि, देवता आदि सभी मां से ही उत्पन्न हुए हैं। इतना बड़ा पाप इन्होंने क्यों किया? इन भ्रष्ट बेईमान असुरों के जीवन का एकमात्र लक्ष्य सत्ता व संपत्ति है। इस आंदोलन से इन दोनों पर ही जब इनको खतरा नजर आने लगा और इनको लगा कि काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति व राष्ट्रद्रोह का अपराध घोषित करने से भ्रष्टाचारियों के धन व जीवन दोनों ही समाप्त हो जाएंगे, तो इन्होंने एक राष्ट्रभक्त पवित्र संत को समाप्त करने का षड्यंत्र रच दिया। आप स्वयं निर्णय कीजिए कि क्या काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की व भ्रष्टाचार को मिटाने की आवाज उठाना और पक्षपात व अन्यायपूर्ण नीतियों, व्यवस्थाओं एवं कानूनों को बदलने की बात करना क्या गुनाह, पाप या अपराध है? हमारा इतिहास साक्षी है कि देवासुर संग्राम में संघर्ष व बाधाएं तो अवश्यंभावी हैं, पर विजय सत्य की ही होती है। देश की जनता भ्रष्ट सरकारों के सामने बेबस तो जरूर है, पर वक्त आने पर तख्त भी यही बदलती है। रामलीला मैदान के सत्याग्रह की प्रमुख मांग काला धन वापस आने, भ्रष्टाचार मिटने से तथा भारत स्वाभिमान आंदोलन के पूरा होने से आखिर देश को क्या मिलेगा? 400 लाख करोड़ रुपए काला धन वापस आने से देश की अर्थव्यवस्था व मुद्रा मजबूत होगी, हमारी सकारात्मक जीडीपी बढ़ेगी, कृषिगत, औद्योगिक व सेवागत विकास होगा। आने वाले 40 से 50 साल तक देशवासियों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे देशवासी धनवान होंगे तथा गैस, डीजल, पेट्रोल व गाड़ी आदि सभी वस्तुएं 30 से 50% सस्ती होंगी। सबको शिक्षा व स्वास्थ्य आदि सेवाएं मिलेंगी। कोई भी बेरोजगार नहीं होगा। हम अपनी अर्थशक्ति का सैन्य व परमाणु शक्ति को बढ़ाने में प्रयोग कर देश को सुरक्षा में पूर्ण स्वावलंबी व शक्तिशाली बना सकेंगे।
भ्रष्टाचार मिटने से देश में रिश्वतखोरी बंद होगी, पूरा विकास होगा। देश की लगभग 20 लाख करोड़ की भूसंपदाएं व अन्य राष्ट्रीय संपत्तियों की लूट नहीं होगी। भ्रष्ट व्यवस्था के सुधार होने से सबको न्याय मिलेगा। जो नियम कानून, नीतियां व व्यवस्थाएं अंग्रेजों ने हमें लूटने व हमारा शोषण करने के लिए बनाई, उन सभी नीतियों, कानून व व्यवस्थाओं का भारतीय या स्वदेशीकरण होगा। जैसे शिक्षा में भाषा के नाम पर अन्याय व संस्कारों का अभाव, किसान को अकुशल श्रमिक मानकर उसकी उपज के मूल्य निर्धारण में पक्षपात व 1894 के बने भूमि अधिग्रहण कानून के नाम पर शोषण, 1760 के बने काले कानून के आधार पर गोहत्या व शराब के व्यापार को कानून वैधता, 1861 के बने पुलिस एक्ट के आधार पर जनता के साथ क्रूरता व अत्याचार, 34,735 कानून जिनके आधार पर न्याय नहीं बल्कि फैसला मिलता है। ये सब व्यवस्था एक षड्यंत्र के तहत अंग्रेजों ने बनाई थी। इस भ्रष्ट व्यवस्था का राष्ट्रहित में पूर्ण परिवर्तन होगा। भ्रष्टाचार, स्वायत्त, सशक्त व निष्पक्ष लोकपाल बनने से संवैधानिक पदों पर बैठे लोग लूट, भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी नहीं कर पाएंगे। भ्रष्टाचार करके लूटे हुए धन की वसूली हो पाएगी तथा भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास व फांसी की सजा होगी। लोक सेवा प्रदाय गारंटी एक्ट, पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट बनने से एक निर्धारित समय अवधि के भीतर लोगों के काम पूरे होंगे तथा जो अधिकारी लोगों के वैध काम नहीं करेगा उसको प्रतिदिन 250 से 500 रुपए जुर्माना देना होगा तथा बार बार गलती करने पर उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। न्यायालयों में अभी तक लगभग 3.5 करोड़ मामले पहले से ही लंबित पड़े हैं। अतः भ्रष्टाचार के मामलों की तुरंत सुनवाई के लिए प्रथम चरण में प्रत्येक प्रांत में तथा केंद्र में एक एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से 1 साल के भीतर कार्रवाई होने से भ्रष्टाचारियों को तुरंत सजा मिलेगी और भ्रष्टाचार करके अर्जित संपत्ति जब्त हो जाएगी। व्यवस्था परिवर्तन, सन 1894 के बने भूमि अधिग्रहण कानून के नाम पर किसानों के साथ अन्याय व अत्याचार नहीं होगा। किसान को अकुशल श्रमिक के स्थान पर कुशल श्रमिक का दर्जा मिलेगा और किसानों के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारण नीति के स्थान पर उनकी उपज के लिए लागत मूल्य निर्धारण नीति बननी चाहिए व राष्ट्रीय किसान आय आयोग का गठन होगा। रासायनिक खादें व विषैले कीटनाशकों के स्थान पर जैविक खाद व कीटनाशक का बायो फर्टिलाइजर व पेस्टिसाइड्स का प्रयोग होने से गोधन, पशुधन, धरती माता का खेत व इंसान का पेट सब कुछ सुरक्षित होगा। जब शिक्षा के क्षेत्र में भाषा के नाम पर चल रहा पक्षपात व अन्याय बंद होगा तथा राष्ट्रभाषा व अन्य भारतीय भाषाओं गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, पंजाबी, बांग्ला व असमिया आदि भारतीय भाषाओं में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज व कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ने का अधिकार मिलने से देश के गरीब, मजदूर, कारीगर, किसान व गांव के बच्चों को भी डॉक्टर, इंजीनियर व कृषि वैज्ञानिक आदि बनने का अवसर मिलेगा और हम जर्मनी, जापान, चीन, फ्रांस व रशिया आदि देशों की तरह हमारे देश के लोगों को देश की भाषा में विज्ञान व तकनीकी की शिक्षा मिलेगी। अनिवार्य मतदान, स्टेट फंडिंग इलेक्शन व प्रधानमंत्री के सीधे जनता से चुनाव होने से लोकतंत्र, लूटतंत्र व भ्रष्टतंत्र होने से बचेगा। साथ ही निष्कलंक, बेदाग व योग्य, नॉन करप्ट एवं कैपेबल लोगों का राजनीति में बहुमत होने से राजनीति का शुद्धिकरण व पुनर्जन्म होगा और एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था देश को मिलेगी। केंद्र सरकार ने सत्ता के अहंकार में विनाशकाले विपरीत बुद्धि से जो पाप किया है, देश की जनता जिसने सरकार को तख्त पर बैठाया है, वक्त आने पर वही देश की जनता इनको सबक भी सिखाएगी और सत्ता के बाहर का रास्ता दिखाएगी। आज देश की 121 करोड़ जनता को वर्तमान सरकार से उसके कर्मों के कारण गहरी नफरत,
घृणा हो गई है। काले धन का पूरा सच। आखिर काले धन व भ्रष्टाचार के खिलाफ इस आंदोलन से सरकार इतनी क्यों डर गई? हम आपके सामने प्रामाणिक तौर पर रखते हैं इस काले धन का पूरा सच। काला धन क्या है? अवैध खनन करके, सरकारी विकास योजनाओं के धन की चोरी करके, रिश्वतखोरी व टैक्स की चोरी करके जो धन देश में तथा विदेश में जमा किया गया वो काला धन है। काला धन हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। इस पर 121 करोड़ भारतीयों का हक है। अपने देश में 89 प्रकार की लगभग 20,000 लाख करोड़ की तो मात्र भू संपदाएं ही हैं। इसमें से कई 100 लाख करोड़ रुपए का कोयला, लोहा, गैस, पेट्रोल व हीरा आदि तथा इसी प्रकार अन्य राष्ट्रीय संपदाओं, भूमि, भू संपदा, 2G, 3G आदि वैज्ञानिक संपदाओं, जंगल, जड़ी बूटी आदि सब कुछ धरती, आकाश व पाताल आदि की सभी संपदाओं को कुछ भ्रष्ट व बेईमान लोगों ने बेच दिया है और इस लूटे हुए देश के धन को देश में तथा विदेश में जमा कर दिया। इस धन पर इन बेईमानों का कोई अधिकार नहीं है। ये देश का धन है। ये काला धन कितना है? ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी GIF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, टैक्स जस्टिस नेटवर्क तथा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आदि सभी विश्व के आर्थिक संस्थानों के अध्ययन, विश्व के प्रमुख अर्थशास्त्रियों का अनुमान तथा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा छापी गई मुद्रा, नोट आदि बातें इस बात का पक्का प्रमाण है कि भारत का लगभग 400 लाख करोड़ रुपए का काला धन है। इसमें लगभग 75% विदेशी बैंकों, स्विट्जरलैंड, मॉरिशस, इटली, दुबई, सिंगापुर व लक्जमबर्ग आदि में जमा है तथा लगभग 25% काला धन देश में ही जमीन, सोना व अन्य कार्यों में लगा है। नंबर 3, विदेशों में जमा काला धन किसका है तथा इसका उपयोग कौन कर रहे हैं? सबसे अधिक काला धन कुछ भ्रष्ट नेताओं तथा इसके बाद कुछ भ्रष्ट अधिकारियों तथा कुछ बेईमान बड़े उद्योगपतियों के पास ये काला धन है। विदेशी बैंकों में जमा इस काले धन का विदेशी ऋण के रूप में विश्व के बड़े देश उपयोग करके विकास कर रहे हैं तथा विलासिता कर रहे हैं तथा भारत व अन्य देश इस भ्रष्टाचार व काले धन के कारण गरीबी, भूख, अभाव व अपमान में जी रहे हैं। काले धन को विदेशी ऋण के रूप में जिन देशों ने लिया हुआ है उनमें कुछ देशों के नाम इस प्रकार हैं। दुर्भाग्य से हम जिसे काला धन कहते हैं वही काला धन स्विट्जरलैंड आदि 70 टैक्स हेवंस देशों के बैंकों में जमा हो जाता है और अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस व इटली आदि में वो काला धन एक्सटर्नल डेट अथवा फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूप में पहुंच जाता है तथा भारत में भी वही काला धन जब मॉरिशस रूट से आता है तो वही अनैतिक रूप से अर्जित धन अपने देश में भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूप में वापस आ रहा है। उदाहरण के रूप में अमेरिका व यूरोप के कुछ देशों पर ऋण की स्थिति इस प्रकार है। बाहर के देशों से लिया हुआ ऋण एक्सटर्नल डेट, अमेरिका 14.39 ट्रिलियन डॉलर, 647.55 लाख करोड़ रुपए, जर्मनी 4.7 ट्रिलियन डॉलर, 212.8 लाख करोड़ रुपए, फ्रांस 4.69 ट्रिलियन डॉलर, 211.1 लाख करोड़ रुपए, इंग्लैंड 8.98 ट्रिलियन डॉलर, 404.1 लाख करोड़ रुपए, इटली 2.22 ट्रिलियन डॉलर यानी 100.3 लाख करोड़ रुपए, स्पेन 2.16 ट्रिलियन डॉलर यानी 97.2 लाख करोड़ रुपए, हॉलैंड 2.34 ट्रिलियन डॉलर यानी 105.3 लाख करोड़ रुपए, नॉर्वे 2.23 ट्रिलियन डॉलर 100.35 लाख करोड़ रुपए, आयरलैंड 2.13 ट्रिलियन डॉलर यानी 95.85 लाख करोड़ रुपए, लक्जमबर्ग 1.89 ट्रिलियन डॉलर यानी 85.5 लाख करोड़ रुपए। देश के अंदर से लिया हुआ ऋण पब्लिक डेट, अमेरिका 8.62 ट्रिलियन डॉलर यानी 388.29 लाख करोड़ रुपए, जर्मनी 2.6 ट्रिलियन डॉलर यानी 117.37 लाख करोड़ रुपए,
फ्रांस 2.15 ट्रिलियन डॉलर यानी 96.9 लाख करोड़ रुपए, इंग्लैंड 1.71 ट्रिलियन डॉलर यानी 77.11 लाख करोड़ रुपए, इटली 2.42 ट्रिलियन डॉलर यानी 108.9 लाख करोड़ रुपए, स्पेन 0.887 ट्रिलियन डॉलर यानी 39.94 लाख करोड़ रुपए, हॉलैंड 0.506 ट्रिलियन डॉलर यानी 22.75 लाख करोड़ रुपए, नॉर्वे 1.97 ट्रिलियन डॉलर यानी 88.8 लाख करोड़ रुपए, आयरलैंड 1.9241 ट्रिलियन डॉलर यानी 86.4 लाख करोड़ रुपए, लग्जमबर्ग 8.49 ट्रिलियन डॉलर यानी 380.70 लाख करोड़ रुपए। इस प्रकार लगभग इस 2000 लाख करोड़ रुपए में ही भारत का 300 से 400 लाख करोड़ काला धन तथा देश की आंतरिक व्यवस्था में भी लगभग 100 लाख करोड़ रुपए काला धन विद्यमान है। इससे बड़ी दुखद घटना, आश्चर्य, अन्याय और क्या होगा कि भारत व एशिया के अन्य देशों के काले धन से यूरोप के देश विकास व विलासता करें तथा भारत व एशिया के लोग भूखों मरें। ये कितनी शर्म, आश्चर्य व अन्यायपूर्ण बात है। ये पाप तुरंत बंद होना चाहिए। भारत में गरीबी के कारण भूख व कुपोषण से मरने वालों की संख्या ग्लोबल हंगर रिपोर्ट के अनुसार 1 मिनट में 13, 1 घंटे में 883 तथा 1 दिन में लगभग 20,000 है। जिस दिन भारत से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तथा देश का लूटा हुआ धन वापस मिल जाएगा, उस दिन भारत की अर्थव्यवस्था व मुद्रा इतनी मजबूत होगी कि 1 रुपए की कीमत $50 के बराबर होगी तथा भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति होगा। आज भी भ्रष्ट व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार के बावजूद दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत पर बाहर के देशों का लिया गया ऋण मात्र 0.237 ट्रिलियन डॉलर यानी 10.66 लाख करोड़ रुपए तथा आंतरिक ऋण मात्र 0.855 ट्रिलियन डॉलर यानी 38.48 लाख करोड़ रुपए है। भारत के बाद भ्रष्टाचार व काले धन की अर्थव्यवस्था को मिटाने का अभियान अन्य एशिया के देशों में भी चलेगा तथा भारत व एशिया का उत्थान तथा हम यूरोप व अमेरिका से भी आगे बढ़ जाएंगे। इस प्रकार विदेशी ऋण के रूप में लिया गया अधिकांश धन ये काला धन ही है। सभी देशों को आज धन चाहिए। जब अपने देश के ही विकास के लिए धन की सभी देशों को जरूरत है, फिर विदेशी ऋण के रूप में कोई क्यों किसी दूसरे देश को ऋण के रूप में पैसा देगा? काला धन जिस देश का है, यदि उस देश को मिल जाए तो भारत सहित दुनिया में कोई भी देश गरीब नहीं रहेगा। काला धन व भ्रष्टाचार यही पूरी दुनिया की सबसे बड़ी 2 समस्याएं हैं। भारत का ये काला धन कहां जमा है? स्विट्जरलैंड, दुबई, इटली, बाहामास व सिंगापुर आदि 70 से ज्यादा देश हैं जहां ये काला धन जमा है। विदेशों में ये देश का धन कैसे जाता है? बैंकों की गोपनीयता का लाभ उठाकर हवाला, ओवर इनवाइजिंग, अंडर इनवाइजिंग करके तथा भ्रष्टाचारी व्यक्ति खुद स्विट्जरलैंड आदि जाकर वहां जमा कराते हैं। अब तो भारत में केंद्र सरकार ने स्विट्जरलैंड व इटली आदि के उन बैंकों को भारत में शाखा खोलने के लिए लाइसेंस दे दिया है जो काला धन जमा करते हैं, जिससे कि बेईमान लोगों को देश का लूटा हुआ धन विदेशी बैंकों में जमा कराने में कोई परेशानी न हो। ये काला धन वापस कैसे आएगा तथा ये किसका व कितना है, ये कैसे पता चलेगा? जिन देशों में ये काला धन जमा है, उन सभी देशों के दूतावास भारत में हैं। जब भी ये भ्रष्ट लोग उन देशों में जाते हैं तो जाने से पहले उन देशों का इन्हीं दूतावासों से वीजा लेते हैं। इसके साथ साथ भारत सरकार के भी इमिग्रेशन विभाग को पता होता है कि कौन व्यक्ति किस देश में जा रहा है तथा वहां से जाकर आया है। ये पूरा विवरण सरकार के पास है। इस पर तुरंत कार्रवाई करके सरकार पता लगा सकती है कि काला धन जमा करने वाले कौन लोग हैं। कुछ लोग स्विट्जरलैंड व अन्य टैक्स हेवन देशों में घूमने, नौकरी करने व अपने रिश्तेदारों के पास भी जा सकते हैं, लेकिन बड़े नेता, बड़े अधिकारी तथा बड़े व्यापारी जो बार बार वहां जाते हैं, इसका मतलब वे ही बेईमान हैं
और बार-बार पैसा जमा करवाने के लिए ही जाते हैं। भारत में रहकर जो लोग विदेशों में अपने खातों का संचालन करते हैं, उनका टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करके अर्थात इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन गेटवेज पर सर्विलेंस जांच के उपकरण लगाकर उनका पता लगाया जा सकता है। मॉरिशस रूट से देश में आया लगभग 50 लाख करोड़ रुपए इन्हीं भ्रष्ट लोगों का ही है। इसकी पूरी जांच करके मॉरिशस रूट से आए धन को भी राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की जरूरत है। देश में जमा काले धन का वापस लेने व अनअकाउंटेड मनी पर रोक लगाने के भी बहुत से उपाय हैं, जैसे बड़े नोट वापस लेना तथा जिनके पास हजारों करोड़ रुपए के बड़े नोट हैं, उनका धन स्वतः सरकार के पास आ जाएगा तथा जिन लोगों के पास 1 लाख से 10 लाख रुपए हैं या जिनकी जितनी नौकरी या मेहनत की कमाई है, उनको बैंकों से छोटे नोट मिल जाएंगे। इस विषय में विस्तार से चर्चा की जा सकती है। भारत में जिन भ्रष्ट लोगों ने सोना व जमीन आदि अन्य कामों में काले धन का निवेश किया हुआ है, यदि सरकार चाहे तो इसका आसानी से पता लगा सकती है। बैंकों आदि के लॉकर्स से सोना तथा तहसीलों पर निष्पक्ष जांच करके भ्रष्ट लोगों के पास जो अवैध भूमि, भवन इत्यादि हैं, इस सब का पता लगाया जा सकता है। काले धन का पता लगाने के लिए भ्रष्टाचार में लिप्त रहे व्यक्ति का नार्को टेस्ट भी करवाया जा सकता है। ये अंतिम विकल्प के रूप में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने का तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल व अन्य कठोर कानून बनाने के साथ ही गलत कानूनों, नीतियों व इस भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने का लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में एकमात्र अधिकार किसके पास है? चुनी हुई केंद्र सरकार या संसद के पास। और संसद में सांसद चुनकर भेजने का एकमात्र अधिकार देश की जनता के पास है। अतः इस बार ऐसे सांसद चुनकर भेजो, ऐसी सरकार दिल्ली में बनाओ जो काला धन देश को दिलवाए, भ्रष्टाचार मिटाए व भ्रष्ट व्यवस्थाओं को बदले। क्या अब तक स्विस बैंकों से कोई देश काला धन वापस लाया है? जब नाइजीरिया विदेशों में जमा अपना $522 मिलियन से अधिक धन, पेरू $180 मिलियन, फिलीपींस $624 मिलियन, जाम्बिया $52 मिलियन वापस ला सकता है तथा अमेरिका 4000 से अधिक अपने देश के स्विट्जरलैंड में काला धन जमा करने वाले लोगों पर कार्यवाही करके अपने लाखों करोड़ों रुपए वापस ला सकता है। और इसी तरह जर्मनी, ट्यूनेशिया व पाकिस्तान भी अपना काला धन विदेशों से ला सकता है। तो अब तक भारत 1 रुपया भी काला धन वापस क्यों नहीं लेकर आया? 4 करोड़ रुपए भी एक बहुत बड़ी राशि होती है। इस देश का 400 लाख करोड़ रुपए वापस लाने के लिए, भ्रष्टाचार व भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने के लिए हमें केंद्र में एक ऐसी सरकार बनाना होगी जो इस काम को पूरी प्रामाणिकता व ईमानदारी से करे। वर्तमान में जो केंद्र सरकार शासन कर रही है, उसका तो 50 वर्षों से अधिक समय तक शासन रहा है। उसने तो देश को लूटने व बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब तो देश में नई सरकार बनेगी व नया भारत जरूर बनेगा और इस देवासुर संग्राम के इस धर्म युद्ध में पाप पराजित होगा और अंततः सत्य की विजय होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान केंद्र सरकार पर आजादी के इतिहास में पहली बार जो ऐतिहासिक व निर्णायक फैसला सुनाते हुए जो टिप्पणियां की है, उससे सरकार पूरी तरह से नंगी हो चुकी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, काला धन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सरकार कोर्ट के दखल के बाद ही कुछ कार्यवाही करती है। सरकार अपने लोकतांत्रिक व संवैधानिक दायित्वों को गंभीरता व प्रामाणिकता के साथ नहीं निभा रही है। सरकार की नीयत ठीक नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी सरकार के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है। काले धन ने सरकार का मुंह काला कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है कि सरकार विदेशों में काला धन जमा करने वालों के नाम क्यों नहीं बता रही है। सरकार जब संवैधानिक, लोकतांत्रिक व राजनीतिक दायित्व निभाने में विफल हो रही है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं पहल करके SIT अर्थात काले धन पर विशेष जांच दल का गठन किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय
हमारे इस जनहित व राष्ट्रहित के आंदोलन की आवश्यकता, वैधानिकता व प्रामाणिकता का सबसे बड़ा सबूत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय दर्शाता है कि हम सही थे और सरकार पहले भी गलत थी और आज भी गलत है।